गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल तक की क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन के टाइप्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ट्रैक ऑफ द रेस्पिरेशन, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कि हाउ द एयर पासेज गो थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टिल द सेल्स। तो देखो ओके, इन एल्वोलाई when we absorb or when our alveoli absorb the air rich in oxygen, जब हमारे एल्वोलाई ऑक्सीजन रिच एयर को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो ऑक्सीजन रिच एयर या उस जो एयर में कंटेन ऑक्सीजन है वो थ्रू द एल्वोलाई ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड को। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि जो एल्वोलाई होती है उसकी अनदर सरफेस पर ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, जिन ब्लड वेसल्स में इस ऑक्सीजन को सेमी परमिएबल तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फ्रॉम द ब्लड द ऑक्सीजन हाउ गोज़ टू द सेल्स। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि ब्लड हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग की एफिनिटी रखता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी, कि जो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और दोज आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली। तो जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन के पास एक कैपेसिटी होती है कि हीमोग्लोबिन हैव द एफिनिटी टू बाइंड देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन, कि जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी रखता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और इसको ले जाके रिलीज़ कर देगा ऑल द टिश्यूज़ इन बॉडी। ये तो हो गया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम। मैं आपको दोबारा से एक बार समराइज़ करवाता हूँ। आपने एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करी वो ऑक्सीजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र की जाती हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, और फाइनली इसको हम टिश्यूज़ तक रीच करवाने का काम करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब आपने ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट को बर्न किया तो जो रिलीजिंग गैस है वो होगी CO2। ये हमने आपको कल भी बताया था कि रेस्पिरेशन में यूजेबल गैस होती है ऑक्सीजन और एक्सक्रेटेड गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ कैसे होगी, क्योंकि जिस कॉन्सेंट्रेशन में आप ऑक्सीजन को ऑब्टेन करोगे उसी कॉन्सेंट्रेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ भी बॉडी से करना होगा। तो कम टू द पॉइंट नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम टिश्यू। यू हैव सीन ऑन माय स्क्रीन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट के फॉर्म में टिश्यूज से एक्सक्रेट हुई वो भी ब्लड में रिलीज़ कर दी जाएगी और ब्लड में रिजल्ट करके वो ब्लड में डिज़ोल्व होगी और ब्लड में डिज़ोल्व होकर के वो कैपिलरीज़ के थ्रू एल्वोलर सैक तक पहुँचेगी और एल्वोलर सैक के थ्रू पहुंच करके जैसे ही एल्वोलाई का कंसंट्रेशन CO2 से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जब टिश्यूज़ की निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली एल्वोलाई तक आएगी तो एल्वोलाई का कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, इसलिए जो एल्वोलाई में हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा वो थ्रू द नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेंट आउट कर दिया जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समराइज़ करवाता हूँ। जो टिश्यूज से CO2 रिलीज़ हुई उस CO2 जो रिलीज़ हुई टिश्यूज से उसको ब्लड में डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और ब्लड में डिज़ोल्व करके वो थ्रू द ब्लड वेसल्स लाइक देन कैपिलरीज फाइनली रीच टू द एल्वोलाई, एंड व्हेन इट रीच टू द एल्वोलाई द कंसंट्रेशन ऑफ एल्वोलाई regarding to CO2 has increases, and due to the increased concentration of carbon dioxide the CO2 released out towards the environment through the nostrils. Okay, now some important things कि जो terrestrial organisms होते हैं on the basis of habitat we can divide the animals on 2 types, terrestrial और aquatic. Terrestrial those live on land, aquatic those live in water.
तो इफ़ यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स, तो दे यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब कि जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे वो ऑक्सीजन एक्चुअली उनको एटमॉस्फेयर से मिलेगी, या यू कैन से दैट दे यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कि वो रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दोज लिव इन वाटर, तो एक्चुअली दे यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, दे नॉट कम्स आउट रेगुलरली फॉर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, they actually use the oxygen that dissolve in water through the specialized organs present in their body. Like then जनरल थिंग आपको बताई जाती है कि जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं वो जनरली लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और जो वाटर में रहते हैं वो जनरली गिल्स से ब्रीथ करते हैं। यहाँ एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्टर मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो स्लोअर होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर एनिमल्स। तो ये आपको याद रखना है कि द रेस्पिरेशन रेट इज मच हायर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रेदर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, इस बात के बारे में आपको हमने फोटोसिंथेसिस में भी थोड़ा सा बताया था कि जो स्टोमेटा होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स थ्रू विच द प्लांट परफॉर्म देयर रिक्वायरमेंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज। तो पहली बात तो प्लांट गैसेज एक्सचेंज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्टोमेटा इन लीव, सबसे पहला कि जो लीफ में स्टोमेटा होता है वहाँ से प्लांट अपना ऑक्सीजन लेने का, CO2 निकालने का, CO2 निकालने का और ऑक्सीजन लेने का। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट विल टेक CO2 एंड रिलीज आउट O2, बट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट विल टेक O2 एंड रिलीज CO2 थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। नंबर 2 कि जो स्टेम वाला ऑर्गन प्लांट का होता है जो बहुत हार्ड होता है और वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे आपको टिनी टिनी पोर्स बार्क ऑफ ट्री में मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि जो बार्क ऑफ ट्री होती है उसमें आपको लेंटिकल्स की फॉर्म में बारीक बारीक पोर्स मिलेंगे, टिनी टिनी पोर्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। तो जो स्टेम ऑर्गन होता है प्लांट का वो लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायर करने का वर्क करता है। बट वॉट अबाउट द रूट, एक्चुअली रूट सस्टेन बिलो द सॉइल पार्ट, कि सॉइल के नीचे रूट होती है प्लांट की, तो वहाँ उस ऑर्गन को ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो वहाँ पे रूट की जो जनरल सरफेस होती है रूट हेयर्स, वो रूट हेयर्स के पास अपना एक फेनोमेना होता है जिससे वो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट जो वाटर होता है उनकी ऑक्सीजन से गैस एक्सचेंज करती है। आवर रेस्पिरेशन टॉपिक इज़ कंप्लीट नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। Now we talk about our next topic with the name transportation। तो हमने 2 टॉपिक अब तक पढ़ लिए। नंबर 1 न्यूट्रिशन, इन विच वी ऑब्टेन द फूड। न्यूट्रिशन में हमने फूड को इनटेक ऑफ द बॉडी किया, उसके बाद हमने जो फूड इनटेक किया था उस फूड को हमने या उस एनर्जी को हमने थ्रू द ब्लड हमारे टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट किया और वहाँ पर हमने उसको फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और बर्न करके हमने उससे एनर्जी प्रोड्यूस की। उसके हमने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़े, एरोबिक, एनारोबिक और इन मसल सेल्स। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस की उस एनर्जी को हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, तभी तो वो एनर्जी हमारी ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच पाएगी और हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करेगी। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाता हूँ कि जो न्यूट्रिशन है उसमें हम फूड लेते हैं, रेस्पिरेशन में हम उस फूड को माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इन ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक वी ट्रांसफ़र दैट एनर्जी इन होल ऑफ द बॉडी। यस, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि हम हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है
कि हमारे को एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिससे पूरी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक हमारे को फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है। तो ये काम हम जिस सिस्टम से फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। यस, तो इसको आप इन सेकेंड लैंग्वेज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली नीड फॉर द रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स लाइक दिस। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है या ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होता है, उसके हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो हमारे ब्लड को होल ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। इससे पहले आपको एक बात और समझनी होगी कि जो भी हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सब होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और इन सबको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है विद द ब्लड। क्लास 9 में आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया जाता है कि ब्लड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी, और इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर ए पंपिंग ऑर्गन विच कैन ट्रांसपोर्ट द ब्लड इन ए रेगुलेट एंड स्पीडी मैनर इन द बॉडी, and that pumping organ is known as heart. So our first important part of circulatory system is heart. Those are known as a pumping organ. Number 2 कि हार्ट एक अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होता है, तो उस पोजीशन से बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे को कुछ पाइप्स चाहिए, कुछ वेसल्स चाहिए, कुछ ट्यूब्स चाहिए। So this one is our second important part of circulatory system, which we know blood vessels, arteries and veins. So first thing we require for a proper circulatory system is heart. Those can work like a pumping organ. Second thing we require some blood vessels. Those are known to be arteries and veins. And third and important part of the circulatory system is कि एक तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करे। जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्लड वेसल्स कहीं से रप्चर हो जाए, कहीं से कट जाए, तो उसको ऑटोमेटिकली रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं हम? प्लेटलेट्स। और बाकी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक मीडियम होना चाहिए हमारे पास जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना हो, जिसको हम बोलते हैं ब्लड और लिम्फ। तो बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये 3 थिंग्स मिलेंगी, एक पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, और थर्ड पार्ट मिलेगा ए सिस्टम विच कैन मेंटेन द लॉस ऑफ दिस सिस्टम। अगर कहीं पे मान लीजिए आपका कोई भी आर्टरी और वेन रप्चर हो जाता है तो फिर आपकी एफिशिएंसी जो है ट्रांसपोर्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यस, तो नाउ अब हम बात करेंगे कि हाउ ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन होल ऑफ द बॉडी थ्रू द हार्ट। तो देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, कि जब हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाएगा, है ना, हम डीऑक्सीजनेटेड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है कि हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करता है। हार्ट ओनली पंप्स द ब्लड, नॉट प्यूरिफाइज। हार्ट कभी भी ब्लड को प्योरीफाई करने का काम नहीं करता है, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करता है। तो जो हमारा हार्ट है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि उसके पास इम्प्योर ब्लड आता है, वो उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से उस ब्लड में से CO2 रिलीज़ की जाती है और उसमें सब्सटेन अमाउंट में या ऑप्टिमम अमाउंट में ऑक्सीजन वापस से डिज़ोल्व की जाती है और वो ब्लड प्योर हो जाता है। उसके बाद प्योर ब्लड को वापस हमारे हार्ट को दिया जाता है और हार्ट वापस से उस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। अगेन आई एम समराइजिंग कि
हमारे हार्ट के पास पहले आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर हार्ट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना कावा। ये आपको याद रखना है, द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। नेम होता है इसका वेना कावा। वेना कावा से ब्लड सबसे पहले, वो मैं आपको चैम्बर वाइज समझाऊंगा। फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है तो हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स फॉर देयर ऑक्सीजनेशन या फॉर देयर प्योरिफिकेशन। क्योंकि जो पूरी बॉडी से ब्लड आता है, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि टिश्यूज से जो ब्लड आएगा वो CO2 रिच होगा या कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी के पास, हार्ट के पास आएगा, तो उसमें से आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको उसमें से CO2 को रिलीज़ करना होगा। यू हैव टू रिलीज आउट CO2 फ्रॉम दैट ब्लड। तो यू हैव टू सप्लाई दैट ब्लड टू द लंग्स। लंग्स में जैसे आप उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, उस ब्लड से CO2 रिलीज़ की जाएगी और उसमें सब्सक्वेंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व की जाएगी। नाउ द ब्लड इज़ प्योर थ्रू द लंग्स। नाउ द ब्लड गिवन टू द हार्ट अगेन, एंड वंस अगेन हार्ट गिव दिस प्योर ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी। ये इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। अब इस डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी कौन लेकर आ रहा है? वेना कावा। किस पार्ट को दिया जाता है? राइट ऑट्रियम। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर्स 2 होते हैं, तो एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। लोअर चैम्बर्स भी 2 होते हैं, इसलिए एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के जिस चैम्बर को मिलेगा उसका नेम होता है राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम से ये ब्लड दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लंग्स के पास थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये नेम आपको यहाँ मेंशन करना है कि which vein supplies the impure blood to the heart from the heart to the lungs। कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जिस ब्लड वेसल का होता है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। एंड नेम द वेसल विच ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, तो उसका नाम होगा वेना केवा। लंग्स के पास जब ब्लड जाएगा तो लंग्स में से CO2 रिलीज की कर दी जाएगी और ऑक्सीजन डिजॉल्व कर दी जाएगी। तो नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। यू हैव सीन एट द बॉटम एंड, पेज के बॉटम में आपको राइट साइड में दिख रहा है कि नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव बाय द लेफ्ट ऑट्रियम ऑफ द हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर द्वारा रिसीव किया जाएगा? तो लेफ्ट ऑट्रियम द्वारा रिसीव किया जाएगा। लेफ्ट ऑट्रियम से रिसीव करके हार्ट उस ब्लड को देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ए मेजर आर्टरी विद द नेम ऑर्टा सप्लाइज द होल ब्लड टू द बॉडी। और ये जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑट्रियम तक लाने का काम होता है वो होता है पल्मोनरी वेन का। कहाँ का होता है? पल्मोनरी वेन्स। मतलब मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन सप्लाइज द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ओके, एंड नाउ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड सप्लाइड बाय द अरोटा to rest of the body or whole body parts. It's our meaning of circulation. It is the labeled diagram of heart. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लेबल करना है। और अगर हम सेक्शन व्यू, अगर फिर हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी करते हैं कि हमारे हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन नाम दिया जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट इम्प्योर ब्लड रिसीव करने से लेकर के और प्योर ब्लड सप्लाई करने तक ब्लड को डबल टाइम रिसीव करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आवर ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट।
हमारा ब्लड अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने के बीच में हार्ट के थ्रू ट्वाइस टाइम ट्रेवल करता है, 2 बार उसमें से ट्रेवल करता है। एक बार तो इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता है और वो लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, और सेकंड टाइम प्योर ब्लड हार्ट से गुजरता है। तो फर्स्ट टाइम तो इम्प्योर ब्लड ट्रैवल करेगा और सेकंड टाइम प्योर ब्लड ट्रैवल करेगा, तो इसलिए ये चीज़ कहलाती है डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रैवल्स twice through the heart in one complete cycle of the body is known as double circulation। अब है कि सर्कुलेशन को भी हम 2 डिफरेंट नेम से जानते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम कंसिडर करते हैं उस सीक्वेंस को व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। मतलब हार्ट से ब्लड का लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट तक आना, ये सर्कुलेशन तो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर ब्लड का हार्ट से बॉडी में जाना और बॉडी से वापस हार्ट तक आना, इसको हम कंसिडर करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब आप कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड जब हार्ट को देगा और वो ब्लड प्योर होकर के हार्ट जब इम्प्योर ब्लड लंग्स को देगा और वो ब्लड प्योर होकर के वापस हार्ट तक आएगा, उसको तो हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर जब आप प्योर ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी को प्रोवाइड कराओगे और फिर बॉडी से इम्प्योर ब्लड घूम के वापस हार्ट तक आएगा, उस सर्कुलेशन को हम कंसिडर करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Now we talk about the blood. Blood actually a fluid connective tissue which contain 4 main components। एक प्लाज्मा होता है और उसके अंदर 3 टाइप्स के सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक येलो कलर फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी आर्मी ऑफ द बॉडी होती है जो बॉडी को एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराने का, एंटीजन से बचाने का, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेज, इन सब का फंक्शन परफॉर्म करती है। प्लेटलेट्स जो हैं वो जब भी आपके कहीं सिस्टम में लीकेज डेवलप होता है तो उस लीकेज को वापस से क्लोट करने का काम, उसको दोबारा से रिपेयर करने का काम करती हैं। उन सब्सटेंसेस का नाम होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑफ द ब्लड बिकॉज इट कैरीज respiratory gas, oxygen and carbon dioxide with the help of hemoglobin, and due to this RBC our blood appear red। Okay, so these are the components of blood: plasma, platelets, RBC and WBC। इसके आगे हम बात करेंगे in the next class। Have a good day।